हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6 क्लास है और इसी 6 क्लास के अंतर्गत हम देख रहे हैं अनेक गतिपूर्ण केंद्र। तो सबसे पहले हम चैप्टर का एक पार्ट इसमें हम कर चुके हैं। जैसे गांव के विषय में हम पढ़ चुके हैं, हम शहर और व्यापार के विषय में पढ़ेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र कैसा था, क्या उसकी संरचना थी, कैसी उसकी प्रशासनिक इकाई थी, कैसे उसको राजनीतिक रूप में रखा गया था, ये हमने देखा कि सबसे पहले लोहे का जो प्रयोग है वो कब शुरू हुआ, हमने इसको पढ़ा। उसके बाद उत्पादन में क्या क्या चीजें सहायक थी, ये हमने देख लिया। ठीक, इसको पढ़ने के अलावा गांव में कौन रहते थे, ये हमने एक एक करके देख लिया कि भाई गांव में कौन लोग रह रहे हैं। गांव में रहने के बाद हमने देखा किस तरीके से लोग न्यायाधीश, गृहपति, कर्मदार, जमींदार इन रूप में आपके प्रचलित थे, कैसे कैसे वो काम किया करते थे, क्या उनका कार्य था, और तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को किस प्रकार से देखा गया, और आहत सिक्के क्या थे। सबसे पहले कितने बच्चों ने घर जाकर उसको रिवीजन किया है, हाथ खड़ा करें और बताएं बच्चों। देख लिया, यहाँ तक डाउट किसी का? चलिए, अच्छा, आहत सिक्के क्या थे, और मैं आपसे पूछूं इन सिक्कों का प्रचलन कब था और किस प्रकार आहत सिक्के बनाए जाते थे, क्या था उनका पूरा प्रोसेस आहत सिक्के बनाने का। बताएगा कोई बच्चा कि आहत सिक्के क्या थे? चलिए शाबाश। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से? चलिए, उसके बाद हमने देखा विनिमय के संसाधनों को हमने पढ़ा कि जो विनिमय के माध्यम है और विनिमय के जो आपके संसाधन हैं उनको हम बेसिकली देखें कि क्या है ये रिसोर्सेज, क्या है ये पूरी चीजें। इस तरीके से हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। अनेक गतिविधियों के केंद्र के रूप में हमने देखा कि नगर किस प्रकार के हैं, शहर किस प्रकार के हैं, इन सभी को हम लोगों ने आपका एक एक करके अच्छे से देख लिया। अनेक नगरों की कैसी गतिविधियां थी। उन नगरों में सबसे प्राचीनतम नगर में से एक है आपका मथुरा, और आप जानते हैं मथुरा दो चीजों के लिए बड़ा फेमस था और आपको पता होना चाहिए। पहला था वो कांस्य, जो आपकी प्रतिमा बनती थी उनके लिए, यानी कि बेहतरीन जो आपकी मूर्ति बनती है उनके लिए। और दूसरा वो प्रसिद्ध था किसके लिए बच्चों? कृष्ण भक्ति परंपरा के लिए। किसके लिए? कृष्ण भक्ति परंपरा के लिए। तो मथुरा में दो चीजों का बड़ा उत्कृष्ट विकास है, एक आपका मूर्ति कला का और दूसरा जो रहा है कृष्ण भक्ति परंपरा का रहा है। इसी समय में मथुरा कला के नाम से जाना गया। इसके नाम से मथुरा कला। और ध्यान रखिए ये कुषाणों की राजधानी भी रही है। क्या रही है? कुषाणों की राजधानी रही है। और बौद्ध की बनी प्रतिमा सबसे पहले हमें मथुरा कला में ही मिली है। ये भी ध्यान रहे आपको, इसमें नहीं है, मैं आपका कंडीशन बता रहा हूं कि बौद्ध की जो प्रतिमा है वो भी हमें इसी में मिली है। आप शुरू करते हैं, सभी बच्चे बैठ जाएं। मथुरा में प्रशस्त खंडों तथा मूर्तियों में अनेक प्रकार के अभिलेख मिले। मथुरा में कुछ ऐसे प्रशस्त खंड हैं, भाग हैं, कुछ मूर्तियां हैं, उनमें बहुत सारे हमको क्या मिले हैं? अभिलेख। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्री तथा पुरुष द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। तो बेसिकली था क्या? स्त्री और पुरुष के द्वारा
मठ और मंदिरों में दिया जाने वाला दान था, उसका उल्लेख है। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और आपका शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों का उल्लेख है। तो किसका है? सुनार है, लोहार है, बुनकर है, टोकरी बनाने वाले हैं और माला बनाने वाले हैं और इत्र बनाने वाले, इन सभी का जो उल्लेख है वो आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? और इनको देखिए। तो ये है बेसिकली जो उस समय के अपने आप में जो मथुरा को व्यापार और शिल्प के लिए जाने जाते थे। ठीक, देख लिया। मथुरा के लोग व्यवसाय की एक सूची बनाओ और इस व्यवसायों का नाम बताओ, इनमें से जो हड़प्पा में नहीं था। यानी कि मथुरा के अंदर होने वाला व्यवसाय और हड़प्पा के अंदर होने वाला व्यवसाय में कौन सा ऐसा था जो आपका मथुरा में था, हड़प्पा सभ्यता में नहीं होता था, ये आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा शिल्प और शिल्पकार। शिल्प यानी कि मूर्तियां, शिल्पकार मतलब उनको बनाने वाले। पुरा स्थल, पुरा मतलब पुराना, स्थल मतलब कोई भी जगह। पुरा स्थल में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिलते हैं, जिन्हें उत्तरी काल में चमकीले पात्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रखिए, अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे हैं। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़े का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै। ध्यान दीजिए, उत्तर में कहा था? वाराणसी की सिल्क साड़ियां, उधर आपका मदुरै की साड़ियां कैसी हैं? मदुरै की साड़ियां के प्रसिद्ध केंद्र हैं। यह स्त्री पुरुष दोनों काम करते हैं। कैसे हैं? स्त्री पुरुष दोनों काम करते हैं। ठीक, दोनों में दिखाई। क्लियर है? नहीं? चलिए, हो गया। अनेक शिल्पकार, व्यापारी अपने अपने संघ बना लेते हैं और उन्हें श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी क्या है? व्यापारियों का और शिल्पकारों का एक संघ है, जिसको हम श्रेणी कहते हैं। शिल्पकार की ये श्रेणी कम प्रशिक्षण लेना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती हैं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती हैं। श्रेणियां क्या है? बैंकों के रूप में भी आपका काम करती है। लोग जब पैसे जमा रखते हैं, इनमें धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता है। उस पर मिले लाभ कुछ हिस्से उनमें होने वाले लौटा दिए जाते हैं। फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं में आदि कुछ आपका ये सारी चीजें हैं। ठीक, ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सूत काटने और बुनने के लिए अर्थशास्त्र के समय अध्याय 7 में अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है कि किस प्रकार विशेष पदाधिकारी की देख रेख में कारखाने में सूत कताई और बुनाई की जाएगी। यानी कि कोई अधिकारी नियुक्त होगा और उसी की नियुक्ति में क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी, कताई बुनाई के काम। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटवा, सन आदि में काम करने के लिए विधवा, सक्षम और असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावस्थाओं, राजा की आवश्यकताग्रस्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लाया जाता है।
इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं, अपना माल तक लड़ा सकती हैं, उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। इस समय इस माल को अच्छी तरह जांच लेने की रोशनी आती है। अगर निरीक्षक औसत की तरफ देखता है तो इधर उधर की बातें करते हैं, उसे सजा मिलनी चाहिए। औरत को अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा और इस तरह अपना अंगूठा काटा जा सकता है। तो उस समय कारखाने में काम करने के भी जटिल नियम थे, जिसके आधार पर व्यक्ति सूत काटने और बोतने का काम किया करता था। ठीक, और यही सारी चीजें इसमें सुनिश्चित होती थी। देखिए आप, देख लिया। चलिए, तो ये इस प्रकार के नियम है। आगे देखिए, अब हम है सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेडू। अब मुझे बताइए, मैंने पहले भी पढ़ाया है, अरिका मेडू क्या है? देखिए, अरिका मेडू क्या है? तो अभिलेखित मिट्टी के बर्तन में कई प्रकार की ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं, जो तमिल भाषा के इस तमिल का प्रयोग किया गया है और इसमें ब्राह्मी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? ब्राह्मी का अभिलेख कहा जाता है। चलिए, मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 89 में अरिकामेडु यानी के पदुचेरी, यानी कि वर्तमान का पांडुचेरी और उस जमाने का मतलब उसको कहते हैं पदुचेरी भी कहते हैं, में लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। पतन का मतलब होता है पोर्ट, पोर्ट सिटी। क्या था? एक पतन था। यहाँ दूर दूर से जहाजों के सामान उतारे जाते हैं। यहाँ ईंट सा बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एलोरा जैसे पात्र हैं, इनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जाते थे। कैसे? शराब या तेल जैसे पदार्थ। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही एरेटाइन जैसी मोहर, लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इटली एक शहर में एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। मोहर लगी है और चिकनी मिट्टी के दबाव भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन रोम का था, किंतु बनावट रोम लैंप, शीशे के बर्तन, रतन भी मिले हैं। साथ ही कुछ छोटे टुकड़े के आपके कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र थे। शीशे और अर्धमूल्य पत्थर या मनके से पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। कैसे हैं? ये सारी चीजें हमको अरिकामेडु जो हमारा पोर्ट है उस पोर्ट पे मिले हैं। तो आपको कंफर्म होना चाहिए अरिकामेडु क्या है? एक पोर्ट सिटी रहा है। क्या रहा है? पोर्ट सिटी। देख लिया? चलिए, एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया वितरण बेरीगाजा। बेरीगाजा मतलब भरूच का यूनानी नाम, यानी कि भरूच को
यूनानी भाषा में बेरी गाजा कहा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेरी गाजा क्या है, तो बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम है। कह रहे बेरी गाजा सकरी खाड़ी के समुद्र के आने वाले नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। यानी कि बेरी गाजा कैसा था, सकरी खाड़ी में था। सकरी का मतलब होता है नैरो, ठीक, और यहाँ नाव चला पाना मुश्किल था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थायी मछुआरे यहाँ जहाज ला सकते थे, जिसे राजा नियुक्ति करता था उसके लिए। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखरास, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के का आयात होता। यानी कि बेरी गाजा अगर आप देखोगे तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण था। हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी के दांत, गोमेद, कलसेनिया, सूती कपड़े, रेशम और इत्र का निर्यात भी यहां से ही हो सकता था। और राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट आपके कपड़े शामिल थे। बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीजों की सूची बनाई, जिनका उपयोग हड़प्पा कालीन था। देखिए, चलिए देख लिया। तो व्यापार वगैरह हम कल देखेंगे। तो बेरी गाजा में यहाँ तक आपने पढ़ लिया। तो बेरी गाजा भरूच का नाम है। और जो है दूसरा पोर्ट हम लोग पढ़ रहे थे, उस पोर्ट का ध्यान रखिए, सूत काटने का। और जो था इसी में हम लोगों ने और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने देखा है, ठीक है। तो गतिविधि के केंद्र भी रहे हैं और अरिका मेडू भी हमने पढ़ लिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप घर जाकर रिवीजन करिए, पढ़िए, कोई डाउट हो बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।